नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं के वन लाइनर प्रश्नों पर। इस पाठ के हमने लगभग 150 से अधिक प्रश्न बनाए हैं, तो इस पाठ को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। किस दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है? 1980 के दशक को। क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी कौन नहीं मानता? लोकतंत्र। क्योंकि जहां लोकतंत्र होगा वहां क्षेत्रीय आकांक्षाएं निश्चित रूप से उठेंगी। आगे देखें, किस प्रकार की राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें? लोकतांत्रिक राजनीति में। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसी शासन की कौन सी प्रणाली होती है जहाँ पर विभिन्न संगठन, विभिन्न समूह वो लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी कर सकते हैं, यानी लोगों की समस्याओं को उठा सकते हैं। ऐसा निश्चित रूप से लोकतांत्रिक राजनीति में ही होता है कि आप अपने क्षेत्र विशेष की समस्या को सरकार के आगे रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर के किन क्षेत्रों में भारत से अलग होने की मांग करते हुए आंदोलन चलाए गए? नागालैंड और मिजोरम में। यहाँ अलगाववादी भावनाएं पनपी थी। दक्षिण भारत में किस आंदोलन से जुड़े कुछ समूह ने अलग राष्ट्र की बात उठाई थी? द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोगों ने। दक्षिण भारत के किस हिस्से में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला? तमिलनाडु में। बृहत्तर पंजाब से अलग करके पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य कब बनाए गए? 1966 में। जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर किनका पलायन हुआ? कश्मीरी पंडितों का। जम्मू और कश्मीर किन 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से बना हुआ है? जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक राजसी रियासत थी। इसके शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। कश्मीरियत से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न को आप अच्छे से देखें। कश्मीरियत से क्या तात्पर्य है? कश्मीर के लोग अपनी मातृभूमि, संस्कृति और परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। वे अन्य किसी बात से पहले अपनी मातृभूमि, संस्कृति आदि को अधिक महत्व देते हैं और इसके साथ साथ वे अपने आप को सबसे पहले कश्मीरी मानते हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यही मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है, यानी वो सबसे पहले अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति को महत्व देते हैं और सबसे पहले अपने को कश्मीरी मानते हैं। यही मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। आगे देखें, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया? शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए कब भेजे? अक्टूबर 1947 में। शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कब बने? मार्च 1948 में। आज़ादी के समय कश्मीर में सरकार का मुखिया किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री के नाम से। जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में परिवर्तन करके राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया? 1965 में। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के पद नाम को बदलकर मुख्यमंत्री करने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने? कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता कब हुआ? 1974 में। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री कौन बने? फारूक अब्दुल्ला, इनके बेटे थे। 2002 में जम्मू और कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनी? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार, यानी पीडीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी। 2002 में जम्मू और कश्मीर में गठबंधन के समझौते के अनुसार कौन मुख्यमंत्री बने? 3 वर्ष के लिए मुफ्ती मोहम्मद और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद। क्योंकि गठबंधन की सरकार थी तो पहले पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद बने और उसके बाद में कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री बने। आगे देखें, जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर 2008 में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला।
2014 में हुए जम्मू कश्मीर के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार। जम्मू कश्मीर के 2014 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने? पहले पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनके निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार से बीजेपी ने अपना समर्थन कब वापस लिया? जून 2018 में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। भारत पाकिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म रोजा कब रिलीज हुई? 1992 में। आगे देखें। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ए.वी. रामास्वामी नायकर। उनीश्वरवाद या कहीं अनीश्वरवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? ए.वी. रामास्वामी नायकर। ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन है? ए.वी. रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाया गया? 1925 में। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए.वी. रामास्वामी नायकर ने। द्रविड़ कसगम की स्थापना किसने की? ए.वी. रामास्वामी नायकर ने। उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य हैं। उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य हैं, इस मत का प्रतिपादन किसने किया? ए.वी. रामास्वामी नायकर ने। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए किस आंदोलन के लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतरण है? द्रविड़ आंदोलन के। कौन सा आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था? द्रविड़ आंदोलन। भारतीय राजनीति में कौन सा आंदोलन क्षेत्रीयवादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था? द्रविड़ आंदोलन। यानी ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारत में किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के सबसे पहले और बहुत जोर शोर के साथ क्षेत्र विशेष का मुद्दा उठाया था। आगे देखें। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर किसके हाथों में थी? ए.वी. रामास्वामी नायकर के हाथों में। द्रविड़ आंदोलन से कौन सा राजनीतिक दल निकला? द्रविड़ कसगम। 1953-54 के दौरान डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने किस आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा? 3 सूत्री मांग के आंदोलन के साथ। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने किस पार्टी को जनता के बीच और लोकप्रिय बना दिया? द्रविड़ मुनेत्र कसगम डीएमके को। द्रविड़ मुनेत्र कसगम को कौन से विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी? 1967 के विधानसभा चुनाव में। द्रविड़ मुनेत्र कसगम डीएमके की स्थापना किसने की? सी नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में इसकी स्थापना की थी। आगे देखें। डीएमके के संस्थापक सी नटराजन अन्नादुरई की मृत्यु के बाद डीएमके किन 2 पार्टियों में विभाजित हो गया? पहला द्रविड़ मुनेत्र कसगम और दूसरा ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन कब चलाया गया? 1965 में। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में किस दशक में अकाली दल का गठन हुआ? 1920 के दशक में। पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन किस दल ने चलाया? अकाली दल ने। पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने वहां पर कब कब सरकार बनाई? 1967 और 1977 में। आनंदपुर साहिब सम्मेलन कब हुआ? 1973 में। भारत सरकार ने पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया? जून 1984 में। ध्यान रखें, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या तात्पर्य है? पंजाब के स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था। 1984 में उग्रवादियों ने अपना मुख्यालय किसे बनाया? पंजाब के स्वर्ण मंदिर को। इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? 31 अक्टूबर 1984 को। 1984 में हुए सिख दंगों में देश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? दिल्ली। कानपुर, बोकारो और चास
जस स्थान किस घटना से संबंधित है? सिख दंगों से। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में अपने भाषण के दौरान सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफ़ी कब मांगी? 2005 में। 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष कौन थे? हरचंद सिंह लोंगोवाल। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच समझौता कब हुआ? जुलाई 1985 में। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता किस अन्य नाम से जाना जाता है? पंजाब समझौता नाम से। पंजाब समझौते के तहत किन बातों पर सहमति बनी? किन्हीं 2 बातों के बारे में लिखिए। पंजाब समझौते से इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। रावी व्यास परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। विशेष सुरक्षा बल अधिनियम का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। 1992 में पंजाब में हुए चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाता वोट डालने आए? 24%। पंजाब में हुए 1997 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी? अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की गठबंधन की सरकार। इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को या तो बैठकें हुई अथवा हमलावरों से संपर्क साधा गया और उनसे सिखों को जान से मारने तथा उनके घरों और दुकानों को लूटने के लिए कहा गया। यह किस आयोग से संबंधित है? न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग से। यह आयोग सिख दंगों की जांच से संबंधित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों को किस नाम से जानते हैं? 7 बहनें यानी 7 सिस्टर नाम से। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश के कुल कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? 4%। कितने किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ती है? 22 किलोमीटर लंबी। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाएं किन देशों से लगती है? चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से। भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर क्षेत्र को। नागालैंड को राज्य कब बनाया गया? 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य कब बनाया गया? 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य कब बनाया गया? 1987 में। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर कौन से 3 मुद्दे हावी हैं? स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। ये पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर हावी मुख्य मुद्दे हैं। पूर्वोत्तर के जनजातीय समुदाय के नेताओं ने असम से अलग होने के लिए कौन से दल का गठन किया? ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन 1960 में जाकर किस में बदल गई? ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में। बोडो, करबी और दिमसा इन समुदायों का संबंध किस राज्य से है? असम से। करबी और दिमसा समुदायों को किसके अंतर्गत स्वायत्तता दी गई? जिला परिषद के अंतर्गत। बोडो जनजाति को किसका दर्जा दिया गया? स्वायत्त परिषद का। भारत सरकार के लिए स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान क्यों था? क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल कब पड़ा? 1959 में। मिजो लोगों ने किसके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया? लालडेंगा के नेतृत्व में। मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान कब शुरू किया? 1966 में। भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच चली लड़ाई में मिजो नेशनल फ्रंट ने युद्ध का कौन सा तरीका अपनाया? गुरिल्ला युद्ध। लालडेंगा और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच समझौता कब हुआ? 1986 में। 1986 में राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच हुए समझौते में क्या प्रावधान था? इस समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लालडेंगा। तो साथियों, ये थे क्षेत्रीय आकांक्षाएं पाठ के 90 प्रश्न। इस पाठ के बाकी बचे हुए प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
साथियों, इन 2 वीडियो में हम इस पाठ के सारे प्रश्न कवर कर लेंगे। लगभग 150 से अधिक प्रश्न कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये सामग्री कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम जल्दी ही आपको अगला वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।